नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को रायपुर आ रहे हैं। उन्होंने यहां बीजेपी की ओर से आयोजित पीएम मोदी पर केंद्रीय किताब पर चर्चा करनी है। कार्यक्रम का आयोजन साइंस कॉलेज के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। अमित शाह अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रांतीय कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 अगस्त को अमित शाह के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक शाह कुल 5 घंटे 15 मिनट तक रायपुर में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर बाद रायपुर पहुंचेंगे। अमित शाह नवा रायपुर के सेक्टर 24 में बने NIA के प्रदेश मुख्यालय भवन में उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। वहां से अमित शाह शाम 4 बजे साइंस कॉलेज के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जाएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित किताब मोदी पर बौद्धिक वर्ग से संवाद करेंगे। इस संवाद के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शाम को भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे। वहां नेताओं से मुलाकात और चर्चा के बाद वे शाम 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान वे विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचे, जिसको लेकर उत्साह का माहौल था। उनके एक दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दौरे के दौरान वे बस्तर के पर्यटन स्थल चित्रकूट, तामर, घूमर जलप्रपात सहित कई अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। महिला एवं बाल विकास परियोजना घुमका में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय नहीं दिए जाने की शिकायत सामने आई है। यही नहीं, पोषण आहार और ईंधन की राशि देने में भी काफी विलंब किए जाने को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। महिला एवं बाल विकास परियोजना घुमका ग्रामीण के अधीन काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायत में कहा कि रिटायर होने पर शासन द्वारा 50,000 देने का प्रावधान है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी कोई राशि नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बीते 3 महीने से उन्हें मानदेय नहीं दिया गया है। आने वाले दिनों में तीज त्योहार का पर्व है, ऐसे में रकम की जरूरत है। मानदेय की मांग को लेकर जिला परियोजना अधिकारी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर मानदेय नहीं मिलेगा तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा खाना नहीं बनाएंगे। ये चौथा महीना है, लेकिन अभी हमारा रिपोर्टिंग तो गया नहीं है, तो 3 माह से हम लोग का मानदेय नहीं मिला गया है। टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं सर, और उस जगह में अब क्या बात है क्या नहीं ये तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग पूरा ग्रामीण 2 के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अपनी मांगों को लेके कि हम लोग का तीज त्यौहार है। इस कारण से हम लोग यहाँ पे शिकायत लेके आए थे अपनी परियोजना दिए जिला क्रम अधिकारी के पास में, और कलेक्ट्रेट में भी हम लोग लेटर दे चुके हैं, उनका पावती लेके गए हैं। अभी सर बोले कि 1 हफ्ते के अंदर में वो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उस जगह में हम लोग वो पेमेंट निकल जाएगा करके। हमार पेमेंट है अभी नहीं मिले है, 3 महीना हो गए, चौथा महीना हो जाते तो अभी तो खैर रिपोर्टिंग नहीं गए है, लेकिन 3 महीना के रिपोर्टिंग चले गए है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम बोलते हैं हर हमेशा, जब भी होते तब भी से। और सामने तीज त्योहार है तो 1 हफ्ता बोले है सर, हाँ, लेकिन 1 हफ्ता में तो हमारा तीजा पूरा सब निकल जाही सर। तीजा से पहले हो जाना चाहिए। और ईंधन के भी परेशानी है, 10 महीने से ईंधन के पैसा नहीं आए हैं, तो गैस मन है पूरा खत्म हो गए। पहले तो पेमेंट आत रही से तो पेमेंट में डला लेते रहे, लेकिन 3 महीने से पेमेंट ला भी रोक दे है। तो अब हमन कामे डलाबोन, कामे घर के खर्चे चलाबोन, तो कामे ईंधन ला भरवाबोन स्कूल के, तो कामे हमन अपन खाना बनाबोन, तो हमन नहीं बनान सर अब खाना पीना। अगर 1-2 दिन के अंदर में नहीं डल ही पेमेंट है हमारा ईंधन के पैसा है, तो हमन पूरा सहायिका मिल के अभी बोले हैं सब सहायिका मन है 2 दिन के अंदर अगर नहीं डल ही हमारी ईंधन और पेमेंट है तो शुक्रवार से हम खाना पूरा बंद करबो। स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना किए जाने की मांग को लेकर चांदो गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गांव के स्कूल में शिक्षकों की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के चांदो गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गांव में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि छुरिया विकासखंड के अधीन ग्राम चांदो में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों की कुल दर्ज संख्या 185 है। यहाँ सिर्फ 3 शिक्षक ही पदस्थ है, जिसमें 1 प्रधान पाठक और 2 उच्च श्रेणी के शिक्षक है। दर्ज संख्या के हिसाब से शिक्षक कम होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हमारे ग्राम चांदो में मिडिल स्कूल में शिक्षक की कमी है, मिडिल स्कूल में शिक्षक की कमी है, और हम कई बार इसके बारे में सुनवाई कर दी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि हम
छुरिया भी गए थे BO सर के पास, आवेदन दिए हैं, उसके बाद भी हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हमारे बच्चे अभी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि शिक्षक की कमी है। 185 बच्चे हैं और 3 शिक्षक है, 1 प्रधान पाठक है, उसी में 3 में से, और एक तो अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते, तो क्या पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए हैं पढ़ाई के मामला में। तो हमें कलेक्टर महोदय, हम बहुत परेशान होकर कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि हमारी विनती सुने, हमारी मांग पूरी हो, शिक्षक की जो कमी है पूर्ण होना चाहिए। सर जी को अभी आवेदन दिए हैं और सर जी बोले हैं कि हमारे गांव में हाई स्कूल है, वहाँ प्रिंसिपल है, उनसे सहयोग लो। अभी हमें जैसे भी हमारे शिक्षक चाहिए हमें मिडिल स्कूल में। आजादी की 75वीं वर्षगांठ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर दुर्ग में भाजपा के द्वारा विशाल दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में 2 जगहों पर दिव्यांगजनों के लिए विशाल शिविर का आयोजन किया जाएगा। आगामी 17 सितंबर को आयोजित होने वाले इस विशाल शिविर की जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बताया कि यह शिविर दिव्यांगों व डायबिटीज के मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 3 करोड़ के आधुनिक संसाधन दिव्यांगों को वितरित किए जाएंगे, जिसमें बैसाखी और व्हीलचेयर के साथ श्रवण यंत्र भी शामिल है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांगों को मन की बात में नाम दिया दिव्यांग, यानी जिनमें विशेष योग्यता हो और जो कुछ कर गुजरते हों, उनके लिए एक शिविर का आयोजन उनके जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को दुर्ग में हम करने जा रहे हैं। जो 17 सितंबर को हम दुर्ग में ये शिविर करेंगे, उसके पहले उसकी तैयारी के लिए पंजीकृत करने के लिए एक शिविर का आयोजन दुर्ग के विवेकानंद सभागृह में और वैशाली नगर में हम आयोजित कर रहे हैं। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करती हूँ कि अगर उनका पंजीयन नहीं है तो वो इसमें ज़रूर भाग लें और अपना पंजीयन कराएं। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिनके पैरों में कोई तकलीफ़ है, उन्हें भी हम इस शिविर में सामग्री का वितरण करेंगे। दांतों का सेट है, आँखों के चश्मे हैं, छड़ी है, व्हीलचेयर है और इसके साथ ही बहुत सारी सामग्री आप सबकी जानकारियों में समाचार पत्रों के माध्यम से आया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब लोग, आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकता है तो उन्हें बताएं और इस शिविर में पंजीकृत होने के लिए भेजें। मैडम, देश के 75 जो केंद्रों में दुर्ग जिले को भी मिला हुआ है ये केंद्र, यहाँ भी शिविर लगाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर। इसको लेकर के जो व्यवस्थाएँ हैं वो कहाँ पे शिविर लगाई जाएगी और किस तरीके से पूरा व्यवस्था किया जाएगा? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 जगहों पर 17 सितंबर को इस शिविर का आयोजन होगा। उसमें दुर्ग भी शामिल है और छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला भी शामिल है। इन दोनों जगहों पर 75 जिलों में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2 जिले शामिल हैं और यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर यह लाभ मिलेगा। सामग्री का वितरण उन्हें होगा। लगभग कितने जिनके पास में रजिस्ट्री पंजीकरण नहीं हो पाया है, जिनका, वो अपना आधार कार्ड लेकर आए। लेकिन जिनकी विकलांगता है उनके लिए पंजीकरण ज़रूरी है। और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जो आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते हैं तो उस तारीख को वो अपना आधार कार्ड लेकर आएँ और फ़ोन नंबर पर 210197 इस फ़ोन नंबर पर वो अपना नाम नोट करा दें और उस तारीख को अपना आधार कार्ड लेकर आएँ। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बताया कि जिले के दिव्यांग आधुनिक उपकरणों को प्राप्त करने के लिए दुर्ग के विवेकानंद सभागार में 1 सितंबर को आयोजित पंजीकरण शिविर में अपना पंजीयन करा सकते हैं, जहां उन्हें परीक्षण के पश्चात दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। इंडियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन सन्नी के साथ सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शिवनाथ नदी की बाढ़ में महामारा एनीकेट से लगभग 30 फीट ऊपर पानी बह रहा था, जहां पानी के तेज बहाव ने अपने बीच में आई बाधा को तोड़ते हुए भारी नुकसान पहुंचाया। शिवनाथ नदी के महामारा एनीकेट से बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने लिया और वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास किया। बाढ़ आती है और अपने पीछे छोड़ जाती है तबाही का मंजर। जी हाँ, आज हम ये पहुँचे हैं महामारा एनीगेट पर, जहां हम आपको बताएंगे कि शिवनाथ नदी के बाढ़ आने के बाद, जब शिवनाथ नदी में बाढ़ आई उसके बाद की जो स्थिति बनी है वह आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं महामारा एनीगेट के जिस स्थान पर खड़ा हूं, यहां आप देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र जो था, शिवनाथ नदी में जब बाढ़ आई थी और वह खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, तब यह सारा मंजर पानी में डूबा हुआ था। जिसके बाद की स्थिति यह है कि यहाँ पानी का जो फ्लो आया, पानी की जो धार आई, उसने लोहे की राडों को तक उखाड़ कर गिरा दिया है। और यह देख सकते हैं कि जिस तरह से यह टूटा हुआ पड़ा हुआ है, ये जिस पर अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान नहीं गया है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शिवनाथ सरोवर का एक बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ था, जो पानी की तेज़ धार में बह चुका है और आज इसका निशान तक नज़र नहीं आ रहा है। ये जो जालियां लगाई गई थी, ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से लगाई गई थी, ताकि यहाँ पर जो दर्शक जब पानी का भराव होता है और उस वक्त जब वो शिवनाथ नदी पहुँचते हैं और इस पानी के जो उस मंजर को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, तो उन्हें दुर्घटना से बचाया जा सके। लेकिन यह जो मंजर है, यह बाढ़ की स्थिति के बाद का है, जहाँ चारों तरफ जालियाँ टूट चुकी हैं और जगह जगह पर ये जो आप जाले देख रहे हैं, ये जो बहाव के साथ में जो कचरा आया था वह इस जालियों में फंसा हुआ है, जो दर्शाता है कि पानी का बहाव कितना तेज़ था और जल भराव कहाँ तक हुआ था। जब से शिवनाथ नदी में बाढ़ आई, उसके बाद की स्थिति के बाद किसी भी से जिला प्रशासन के अधिकारी या नगर प्रशासन के अधिकारी ने इस ओर अब तक शायद ध्यान नहीं दिया है। यही वजह है कि बाढ़ का पानी उतरने के एक लंबे समय बाद भी अब तक यहाँ पर संधारण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और लगातार यहाँ पर दर्शक शिवनाथ नदी के दर्शन करने को पहुँच रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं यह टूटी हुई जालियाँ किसी बड़ी दुर्घटना का सबब बन जाएं। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। भिलाई में आंध्र महिला मंडली द्वारा तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां आंध्र महिला समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं, जिनके बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से आयोजित फैशन शो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। भिलाई में आंध्र महिला मंडली के द्वारा तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आंध्र समाज की महिलाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें व्यंजन प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता और समाज की महिलाओं के बीच आयोजित फैशन शो कंपटीशन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिस पर समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने अंदर छिपी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महिलाओं के बीच आयोजित इन प्रतियोगिताओं की जानकारी देते हुए आंध्र महिला मंडली के अध्यक्ष ने कहा कि वे अपने इन प्रयासों से महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर उनके अंदर छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग का जो है श्रावण मास कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि यहाँ के हिसाब से शायद भाद्रपद मास है, लेकिन हमारा सावन चल रहा है, पूर्णिमा तक हमारा सावन रहता है। तो सावन का मिलन या फिर तीज मिलन कह सकते हैं इसको। इसमें हमने क्या है, कमेटी मेंबर्स के द्वारा फैशन शो रखा है, ड्रामा कंपटीशन रखा है और कुकिंग कंपटीशन रखा हुआ है। और पुराने जो फैशन शो के दिए हुए हैं, जो फैंसी ड्रेस के दिए हैं, उनको भी जजेस को बुलाया गया है हमें, उनको सरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, क्योंकि हमारे द्वारा सारे कार्यक्रम किए जाते हैं यहाँ पर।
फैशन शो हो, रंगोली हो, मेहंदी का हो, सारे कार्यक्रम मतलब औरतों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। और जो घरेलू औरतें हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितनी भी घरेलू औरतें हैं उनको आके स्टेज देना, और वे लोग आके बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रेजेंट करती है, क्योंकि ये पूरी औरतों का कार्यक्रम है, इसमें कोई भी जेंट्स को अलाउड नहीं है। पूरे लोग आके आराम से धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रेजेंट कर रहे हैं। आंध्र महिला मंडली के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली समाज की महिलाएं भी काफ़ी उत्साहित दिखाई दी, जिन्होंने पूरे जोश और उमंग के साथ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग आंध्रा महिला मंडली से पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो एनर्जी आ जाता है, हम बीमार भी नहीं हो जाते, बहुत एक्टिव रहते हैं हमारे मैडम की वजह से। हर कार्यक्रम में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत फुर्ती रहते हैं, बीमारी पूरा दूर हो जा रहा है। हम लोग बहुत एनर्जेटिक है ये। अच्छा लगता है, इसमें जुड़ के हमको एक मतलब मौका मिलता है कि हम अपनी प्रतिभा को दिखा सके, इसलिए हर महिलाओं को ऐसे महिला मंडल में ज्वाइन करके अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए। अभी हम लोग का भी फैशन शो होगा, ऐसा ड्रामा कंपटीशन भी है, कुकिंग कंपटीशन भी है, हर बार ऐसे ही होता है प्रोग्राम। आंध्र महिला मंडली द्वारा आयोजित तीज मिलन समारोह के दौरान आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं का चयन करने प्रमुख रूप से खुर्सीपार की पार्षद सुजीता रेड्डी, आर दीप्ति, एम रजनी व जी वीना मौजूद रहे, जिन्होंने महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए विजेताओं की घोषणा की। फैशन शो कंपटीशन में प्रथम स्थान महालक्ष्मी व अनीता को मिला। इंडियन न्यूज़ के लिए सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सफर के दौरान युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी जवान को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सफर कर रही युवती छेड़छाड़ का शिकार हो गई। पीड़ित युवती छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, जिससे ट्रेन में सफर के दौरान आईटीबीपी के जवान ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित युवती सफर के दौरान ट्रेन की बोगी में बैठी हुई थी, तभी कोंडा गांव में पदस्थ आईटीबीपी के जवान भूपेंद्र सिंह की नजर युवती पर पड़ी और वह उससे छेड़छाड़ करने लगा। उसी दरमियान युवती ने जवान को ऐसा करने से मना किया, फिर भी वह जवान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पीड़ित युवती ने परेशान होकर मामले की शिकायत जीआरपी से की। आरोपी भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जीआरपी ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने संदिग्ध रूप से जा रही कार को घेराबंदी कर रुकवाया, जिससे 196 किलो गांजा मिला। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में चिचोला पुलिस चौकी प्रभारी एवं स्टाफ गश्त पेट्रोलियम व ढाबों की चेकिंग करने के लिए रवाना हुआ था। पुलिस टीम गश्त कर वापस लौट रही थी। इसी दौरान ग्राम तेली टोला टप्पा के पास एक ग्रे कलर की इनोवा कार पर ब्लैक फिल्म लगा हुआ था, जो राजनांदगांव की ओर से पुलिस को आते दिखाई दी। उक्त वाहन संदिग्ध लगने पर पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा किया था। वाहन चालक पुलिस को देखकर वाहन को नागपुर की ओर भगाने लगा। इसका पुलिस ने पीछा कर थाना के अन्य स्टाफ को अवगत कराकर उक्त वाहन को आरटीओ बैरियर के पास नाकाबंदी कर रोकने की हिदायत दी। तब उक्त वाहन का पीछा कर आरटीओ बैरियर टेकोहरा के पास नाकाबंदी कर पकड़ा गया। वाहन को चेक करने पर वाहन में कुल 196 किलो गांजा कीमत लगभग 1,80,000 रुपए का भरा हुआ था। पकड़े गए आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आरोपियों ने गांजा किसी के द्वारा लाकर देना बताया, जिसे पुणे ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कुल 196 किलो गांजा एवं इनोवा कार को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ 20B NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे है, उसमें सूचना मिलती रहती थी कि इस क्षेत्र से भी गांजा का परिवहन होता है। इस पर से हमने जितने भी मेरे बैरियर पॉइंट है और हम लोग की चेकिंग पॉइंट भी लगातार चल रही है, और उसमें एक MH पासिंग एक संदिग्ध वाहन हमारी चेकिंग पॉइंट में रोकने का प्रयास किया, तो तेज गति से भगाने लगा, तो उसके पीछा किया और जो हमारे आगे का थाना था बाग नदी, उनको भी पॉइंट दिया गया। तो गाड़ी अड़ा के उनको रोक के पूछताछ किए गए। शुरू में उन लोग हिल हवाल जवाब दे रहे थे। जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें काफ़ी मात्रा में गांजा होना पाया गया, और इस पर OP चिचोला में NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। और इसमें खास बात यह है कि दोनों व्यक्ति हैं पुणे के हैं, और इन लोगों ने उड़ीसा से लाना बता रहे हैं, और रास्ता इन्होंने गरियाबंद का यूज़ किया था। गरियाबंद रायपुर होके हाईवे पकड़ के आए यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं अपने राजनांदगांव पुलिस की सक्रियता और सजगता के चलते इतना बड़ा गांजा का खेप बरामद हुआ है। और इसमें मैंने जो इस टीम में जो भी काम किया उनको मैं नगद राशि देने का लिए कहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले
पारीनाला दरगाह के समीप ट्रेलर चालक की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सप्ताह भर के भीतर यह दूसरी घटना बताई जा रही है। पारीनाला दरगाह के समीप एक खराब ट्रक खड़ा हुआ था। दुर्ग की ओर से आ रही एक ट्रेलर ने पीछे से ट्रक को ठोकर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रेलर चालक की मौत हो गई। पुलिस की माने तो ट्रेलर चालक खड़ी ट्रक को भांप नहीं पाया और यह हादसा हो गया। खड़ी ट्रक अनियंत्रित होकर ट्रेलर से जा टकराई, जिससे चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाया गया। तब जाकर वाहनों की आवाजाही सुगम हो पाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल हर क्षण हर सच के साथ। नमस्कार।